गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमरचंद खटोड़, लेक्चरर हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन हरदा। स्टूडेंट्स, आज हम समास के अंतर्गत समास की परिभाषा और उसके प्रकारों को समझते हैं। तो पहला आपका जो है हम देखते हैं समास की परिभाषा। ठीक है, समास की परिभाषा में आपको देखने को आएगा कि समास में होता क्या है कि दो शब्द होते हैं, दो पद होते हैं और दो पदों को संक्षिप्त करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे हम इसको देखते हैं परिभाषा, अगर आप देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को हम समास कहते हैं। ठीक है, अब समास में इनमें आपकी दो चीज़ें आती हैं। देखिए आप इसमें ये देखिए, अगर आप देखते हैं तो आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो राजपुत्र शब्द अगर दिख रहा है तो राजपुत्र शब्द आपका है एक, लेकिन जब इसको हमने विग्रह करा, इसको हमने तोड़ा, तो आपका सामने दो पद आए, एक आया राजा और एक आया पुत्र। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं। देखिए, जो राजा शब्द है, जो राजा शब्द है वो आपका पूर्व पद होगा। ठीक है, और पुत्र शब्द जो है वह आपका उत्तर पद होगा। तो परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को हम समास कहते हैं। अब समास में क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपको उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनको पहचानेंगे नहीं ना, तब तक आपको समास पहचान में नहीं आएगा। कुछ नीचे आपको हेडिंग दी हुई है, जैसे देखिए पहला पद लिखा है समस्त पद। ठीक है, फिर है आपका समास विग्रह, फिर है पूर्व पद, उत्तर पद और विभक्ति चिन्ह और योजक शब्द। तो देखिए, अगर इसको देखना है इसमें, तो जिस राजा का पुत्र लिखा है, ठीक है, राजा के पुत्र में जो राजा शब्द है, ठीक है, जो राजा शब्द है वो हो जाएगा आपका पूर्व पद, और पुत्र शब्द जो है वो हो जाएगा आपका उत्तर पद। और बीच के शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे का है, की है, के लिए आपको आ सकता है, तो इनको बोलते हैं हम विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, योजक शब्द या परसर्ग आपके हो सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि जो समास की परिभाषा है, उस समास की परिभाषा में हमारे सामने दो शब्द आएंगे। दोनों शब्द में से पहला शब्द को बोलेंगे पूर्व पद, दूसरे को बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है, अब जो शब्द आपको दिख रहा है, ये शब्द लिखा है समस्त पद या सामासिक, तो इसको बोलते हैं हम समस्त पद या सामासिक। जैसे आपका लिखा है राजपुत्र, ये राजपुत्र आपका है समस्त पद। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। हमने परिभाषा के आधार पर एक समास को समझा कि समास की परिभाषा क्या है। तो समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को हम समास कहते हैं। समास में समस्त पद आता है और समास विग्रह आता है। समस्त पद यानी कि पूरा पद, और समास विग्रह यानी शब्दों को तोड़ना, पदों को तोड़ना, क्या कहलाएगा? आपका समास विग्रह कहलाएगा। अब हम शुरू करते हैं समास। ठीक है, तो समास के जो प्रकार होते हैं, वो समास के प्रकार आपके 6 प्रकार समास के होते हैं। ठीक है, इन 6 प्रकारों को हम अच्छे से समझेंगे। और हर समास में कहीं पूर्व पद प्रधान होगा, कहीं पे उत्तर पद प्रधान होगा, और कहीं पर दोनों पद प्रधान होंगे, अर्थात पूर्व पद ही प्रधान होगा और उत्तर पद ही प्रधान होगा। और किसी समास में ना पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। तो पहले हम देखते हैं समास के प्रकार। तो समास के आपके 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये आपके समास के 6 प्रकार हुए, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। समास के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? 6 प्रकार को हम अच्छे से व्यवस्थित उसको समझते हैं। ठीक है, अब आपका आता है पहला प्रकार जो होता है वो होता है आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या है? देखिए, जिस समास का पहला पद, आपको बताया था मैंने, पहला पद यानी पूर्व पद अवयव तथा
प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद, पूर्व पद, अवयव तथा प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द आपके सामने लिखे मैंने, समस्त पद और समास विग्रह। तो आप देखिए इसमें देखिए कुछ शब्द आपके सामने लिखे हैं, जैसे लिखा है मैंने प्रतिदिन। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, ये प्रतिदिन शब्द आपको लिखा है, प्रतिदिन यानी होता है, इसका विग्रह होता है प्रत्येक दिन। फिर आपके सामने लिखा है आजन्म, आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। फिर यथा संभव, जैसा संभव हो। भरपेट, पेट भर के, और हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो आप देखिए इसका जो पहला पद है, जिसका पूर्व पद जो है वह क्या है, अव्यय है, प्रति, आ, यथा, भर और हाथों हाथ। तो क्या हुआ कि अव्ययभाव समास की पहचान ये होगी कि अव्ययभाव समास में जो पहला पद होगा या पूर्व पद होगा आपका अव्यय होगा। ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम कुछ समय के लिए इफेक्ट बनाते हैं कि हम देखते हैं उपसर्ग। क्या देखते हैं, उपसर्ग। अच्छा, आप उपसर्ग देखेंगे तो आप बताइए, हम आपसे पूछें कि प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है, तो आप कहेंगे प्रतिदिन में उपसर्ग प्रति है, आजन्म में उपसर्ग आ है, यथा संभव में यथा है, भरपेट में भर है। इस प्रकार के आप क्या होता है कि उपसर्ग हम देख सकते हैं, तो वो होगा आपका अव्ययभाव समास। अब क्या होता है, अव्ययभाव समास को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि चलिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उस ऑप्शन में से आप पहचानिए कि अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा होगा, तो उसको पहचानने का तरीका सबसे अच्छा होता है, हमेशा आप ध्यान रखिए कि अव्ययभाव समास का जो पूर्व पद होता है वो के तो आ होगा, या प्रति होगा, या भर होगा, या तथा होगा, या हर होगा। इस प्रकार के अव्ययभाव समास के उनमें पूर्व पद आपको आएंगे। अगर ये आ मिले, प्रति मिले, भर मिले, तथा मिले, हर मिले, तो आप कह सकते हैं कि वह अव्ययभाव समास का उदाहरण होगा। तो अगर समझ में अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या हुई, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, हम देखें कि अगर इसका पहला पद, पहला शब्द जो होता है वह प्रति है, आ है, यथा है, तथा है, भर है, इस प्रकार के शब्द आपके होते हैं तो आपका अव्ययभाव समास होता है। हाथों हाथ, रातों रात, पूर्ण पुंडुक्त शब्द जो आपको आते हैं उस प्रकार के शब्द भी आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो पहला समास होगा आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, इसको आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा समास देखते हैं। दूसरा समास आपका इम्पोर्टेंट भी है, वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या, तो जिस समास में दूसरा पद यानी समझते हैं आप, ये वाला पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, अर्थात दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह छिप जाते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, कुछ शब्द लिखे हैं, राजकुमार है, धर्म ग्रंथ है, रचनाकार है, पथभ्रष्ट है, इस प्रकार के शब्द आपको देखते हैं। तो अव्ययभाव समास में, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्तियाँ आपकी हैं, ठीक है, अपने कार्य विभक्ति पढ़ के आए होंगे, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, वही कारक विभक्तियां तत्पुरुष समास के प्रकार भी आगे जाके बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष समास में आपको जो दिया हुआ है, ये तत्पुरुष समास में ये देखिए आप, एक समस्त पद दिया आपको मैंने, राजकुमार लिखा हुआ है, राजकुमार में लिखा है राजा और का कुमार। तो इसमें देखिए आपकी विभक्ति चिन्ह कौन सी आ गई, इसमें का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, धर्म ग्रंथ में धर्म का ग्रंथ, तो इसमें का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, रचनाकार, रचना को करने वाला, इसमें को विभक्ति चिन्ह है, और पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट में से विभक्ति चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे का, के, की, में, पर, के, लिए, से, इस प्रकार के शब्द तत्पुरुष समास में आपको आते हैं, और इन्हीं कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर आपको तत्पुरुष समास के प्रकारों को पहचानने को भी आ सकता है। तो इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी दोनों पदों के बीच
दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों, क्या कारक चिन्ह कोई से हो सकते हैं आप, का हो सकता है, के लिए हो सकता है, में हो सकता है, पर हो सकता है, ये आपको पहचानना है। उसको पहचान के आपको तत्पुरुष समास के प्रकार भी लिखना है। तो तत्पुरुष समास का आपका हो गया, ठीक है। तत्पुरुष समास यानी क्या, जिस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद यानी ये वाला पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच क्या है, दोनों पदों के बीच जो कारक विभक्तियां हैं, जो कारक चिन्ह हैं, उनका लोप हो जाता है, वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब हम आपको देखते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद जो होते हैं आपके विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आपने अभी आपको विभक्ति चिन्ह का जिक्र किया था। विभक्ति जो है कारक चिन्ह जो होते हैं उसकी विभक्तियाँ होती हैं। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, ये आप पढ़ते आए हैं, आपको ध्यान में भी है। तो जो विभक्ति चिन्ह हैं उन्हीं विभक्तियों के नाम के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। हम क्या करते हैं, जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह में से कर्ता को हटा देते हैं और लास्ट वाले को हटाकर और कर्म से लेकर अधिकरण तक जो आपकी विभक्ति चिन्ह हैं, जो विभक्तियाँ हैं, वो विभक्तियाँ तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब हम तत्पुरुष समास का पहला प्रकार देखते हैं। तो तत्पुरुष समास का जो पहला प्रकार आपका है वो देखिए, पहला प्रकार आपका है कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा प्रकार है, कर्म तत्पुरुष समास। चलिए विभक्ति पे चलते हैं हम। कर्ता ने कर्म को, कौन सा आएगा, को, तो कर्म को, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति का लोप हो जाएगा, यहाँ पे होगा कर्म तत्पुरुष समास में जो को विभक्ति है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे देखिए यश प्राप्त, ये लिखा आपका यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। इस प्रकार से आपका गगनचुंबी, एक शब्द हम लिख लेते हैं, हमने लिखा गगनचुंबी, ठीक है, गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला। एक शब्द और आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने लिखा ग्रामगत, ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ। तो आएगा समझ में। कर्म तत्पुरुष समास की पहचान क्या होगी, कर्म तत्पुरुष समास की पहचान ये होगी कि कर्म तत्पुरुष समास में जो को विभक्ति है, जो को विभक्ति चिन्ह है, उसका लोप हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष समास। अब दूसरा समास आपका है, तत्पुरुष समास का दूसरा प्रकार जो आपका है वो है करण तत्पुरुष समास। कौन सा प्रकार है, करण तत्पुरुष समास, ठीक है। करण तत्पुरुष समास में आप देखिए कि करण तत्पुरुष समास में क्या होगा, जो करण विभक्ति है, करण कारक चिन्ह है, क्या है, करण कारक चिन्ह है, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। या फिर करण जो कारक चिन्ह होते हैं उसका छुप जाते हैं। और करण तत्पुरुष समास के करण विभक्ति कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, से, के द्वारा, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे लिखा है करुणापूर्ण, एक शब्द लिखा है हमने करुणापूर्ण, क्या है, करुणा से पूर्ण, क्या है, करुणा से पूर्ण, तो से क्या हुआ आपका, विभक्ति चिन्ह हुआ, ठीक है। शोकग्रस्त, क्या लिखा हमने, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ठीक है। और भी शब्द हम वो सारे इसमें ले सकते हैं। जैसे लिखा है रेखांकित, एक शब्द हमने लिखा रेखांकित, ये शब्द हमने लिखा रेखांकित। रेखांकित यानी क्या होता है, रेखा से अंकित, ठीक है। एक शब्द और ले लेते हैं जिसमें द्वारा शब्द भी आपका आ जाएगा। जैसे हमने लिखा है सुर रचित, क्या लिखा है, सुर रचित अर्थात सुर के द्वारा रचित। तो करण तत्पुरुष समास की पहचान क्या होगी कि करण तत्पुरुष समास में जो करण कारक विभक्तियां हैं, से, के द्वारा, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास का अगला प्रकार होता है वो होता है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है।
संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होगा, देखिए संप्रदान तत्पुरुष में जो संप्रदान कारक विभक्ति है कौन सी है, के लिए, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं कि प्रयोगशाला। ठीक है, एक शब्द हमने लिखा प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, तो के लिए विभक्ति का लोप हो गया। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ये तो आपको ध्यान में होगा कि संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, के लिए विभक्ति का चिन्हों का प्रयोग होता है और के लिए विभक्ति चिन्ह उसमें विलुप्त हो जाते हैं। तो तत्पुरुष समास के हमने 3 प्रकार देखे। पहला देखा कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के 3 प्रकार के बाद में तत्पुरुष समास का अगला प्रकार जो आपका आता है वो है अगला प्रकार देखिए तत्पुरुष समास का, वो है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास की पहचान क्या होगी कि अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक विभक्ति से जो होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे लिखा है हमने धनहीन, धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो इसमें कौन सी कारक विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, इसमें हो रहा है से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ये देखिए आप, धनहीन, धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, ये हो गया आपका अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का 5वां प्रकार है आपका संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की पहचान ये होती है कि संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक विभक्ति, कौन सी विभक्ति, संबंध कारक विभक्ति का, के, की, इसका क्या हो जाता है, सॉरी ये का लिखा हुआ है, इसका क्या होता है, संबंध कारक व्यक्ति का लोप हो जाता है। जैसे लिखा हमने राजपुत्र, तो राजपुत्र में राजा का पुत्र, तो का विभक्ति, और पराधीन, पर के अधीन जो है संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। राम कहानी, राम की कहानी। इस प्रकार के शब्द होते हैं आपके संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। और लास्ट आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है कि अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण जो कारक विभक्ति आपकी वो है में और पर। ये में और पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे आप देखिए, आप बीती, आप पर बीती, शोक मग्न, शोक में मग्न। तो ये तत्पुरुष समास के आपके 6 प्रकार होते हैं। कर्म से लेकर अधिकरण तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको समझना है, अगर 2 तत्पुरुष समास के प्रकार एक साथ आ जाएं तो आप पहचानो कैसे। क्या होता है कि करण एवं अपादान तत्पुरुष समास दोनों में से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अपादान में भी से कारक चिन्ह आ रहा है और करण में भी कारक चिन्ह आ रहा है। तो दोनों पहचान ये होता है कि करण तत्पुरुष समास में क्या होता है, संबंध जुड़ता है, और अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है, संबंध टूटता है। जैसे मुँह मांगा, मुँह से मांगा, संबंध जुड़ रहा है। लेकिन पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से दूर जा रहा है, संबंध टूट रहा है। देश निकाला, देश से निकाला, संबंध टूट रहा है। तो ध्यान रखिए कि करण तत्पुरुष समास में संबंध जुड़ेगा और अपादान तत्पुरुष समास में संबंध टूटेगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पर हम तत्पुरुष समास के 6 प्रकार जो होते हैं उन 6 प्रकारों को समझ लिया है। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास, कुल मिला के जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक विभक्तियाँ होती हैं, उन्हीं कारक विभक्तियों में से 8 विभक्तियों में से हम 6 विभक्ति ले लेते हैं और वो 6 ही विभक्ति जो होती हैं तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा समास की परिभाषा, समास के प्रकार, तत्पुरुष समास की परिभाषा और तत्पुरुष समास के प्रकार। चलिए अब अगला जो प्रकार है आपका समास में वो है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास की पहचान क्या होगी कि कर्मधारय समास की परिभाषा है जिस समस्त पद का, आप ध्यान रखें आपको बार बार मैं समस्त पद का उल्लेख कर रहा हूं, तो समस्त पद यानी समझ गए, समस्त पद यानी सामासिक पद। ठीक है, तो जिस समस्त पद का अर्थात ये वाले पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान,
उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है बेटा? कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अर्थात हम ये कहें कि इसमें उत्तर पद जो है ये है, इसमें उत्तर पद ये है, इसमें उत्तर पद ये है, इसमें उत्तर पद ये है। ये क्या होंगे? इसके प्रधान होंगे। और इन दोनों में उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अगर हम सीधी भाषा में अगर हम समझते हैं तो हम कहें कि कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है वह दूसरे पद की विशेषता बताता है, अर्थात पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। या हम कहें कि इसमें विशेषण और विशेष्य का भाव होता है। किसका भाव होता है? विशेषण और विशेष्य का भाव होता है। तो आप समझिए विशेषण यानी क्या और विशेष्य यानी क्या। ठीक है, तो विशेषण ने वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ शब्द देखते हैं, वो शब्द आपके दिए हुए हैं। देखिए, पहला है आपका चरण कमल। ठीक है, तो समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान चरण, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, लाल मणि लाल है जो मणि, परमानंद परम है जो आनंद। ठीक है, चरण कमल, तो कमल कैसा है? चरण कैसा है? कमल के समान है। चंद्रमुख मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। लाल मणि मणि कैसी है? लाल। और परमानंद आनंद कैसा है? परम। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप, चंद्र लाल परम, ये क्या है? विशेषण है। किसके? मुख का विशेषण, मणि का विशेषण, आनंद का विशेषण। तो क्या होता है? पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है। ये कर्मधारय समास के प्रकार होते हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। अब इसमें देखिए कि कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है कि कर्मधारय समास में विग्रह करने पर है जो के समान आदि शब्द आते हैं। और कर्मधारय समास के बहुत से उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे पीताम्बर है, पीला है अंबर, नीलांबर, नीलकंठ। ठीक है, ये भी आपका कर्मधारय समास होगा, नीला कंठ। लेकिन आगे इसका अपवाद क्या होता है, किस प्रकार से वो चेंज होता है, तो हम उसके अंतर भी उसको समझेंगे। तो आप इतना ध्यान रखिए कि कर्मधारय समास में क्या होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद जो है उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य का संबंध इसमें हो जाता है। अर्थात हम ये कहें कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ये समास हुआ आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत जाना नहीं चाहिए। ठीक है, इतना ही ध्यान रखें कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ये आपका कर्मधारय समास हो जाता है। अगला समास आपका आता है वो है आपका द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास का बहुत सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या होता है कि द्विगु समास का पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। तो देखिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। क्या होगा? जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और वहाँ पर किसी समूह या समाहार का ज्ञान होगा वो द्विगु समास कहलाएगा। अर्थात द्विगु समास में समूह का निर्माण होता है। अगर हम इसको इतना समझें तो भी आपका ठीक हो जाता है। देखिए, कुछ आपको शब्द दिए हैं, जैसे मैंने आपको दिया है सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, पंचमढ़ी 5 मड़ियों का समूह और सप्ताह 7 दिनों का समूह। तो आप देखिए कुछ चीज़ समझ में आपको आ रही है। देखिए, इसका जो पहला पद है सप्त सिंधु में सप्त संख्यावाचक, चौराहा में चौ संख्यावाचक, पंचमढ़ी में पंच संख्यावाचक, सप्ताह में 7 संख्यावाचक। ठीक है, और भी आप शब्द देख सकते हैं, सप्तऋषि,
पचमढ़ी, पंचवटी। ठीक है, तो पंचवटी में 5 वटों का समूह। इस प्रकार के शब्द आपके इसमें आते हैं, द्विगु समास में आपके आते हैं। सप्ताह 7 दिनों का समूह। एक से ध्यान रखें, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। इसको पहचानने का तरीका होता है कि इसका पहला जो पद होता है, जो उसका पूर्व पद होता है, वह पूर्व पद उसका संख्यावाची होता है। ये उसको पहचानने का है। बहुत शब्द आपको दे सकते हैं। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। दशानन, एक शब्द हम ले लेते हैं दशानन। अब दशानन आगे जाके किस प्रकार से दूसरी जगह चेंज होगा उसको हम देख लेंगे। जैसे आपका लिखा दशानन, दशानन यानी 10 आननों का समूह। ये द्विगु समास भी है, आगे जाके बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। हम उसको अंतर भी उसको समझ लेंगे। तो द्विगु समास में क्या होगा, पहचानने का तरीका क्या है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। और दोनों पद मिलकर, ध्यान रखना, दोनों पद मिलकर किसी समूह का निर्माण करते हैं। सप्त सिंधु, यहाँ पे 7 सिंधुओं के समूह का निर्माण हो रहा है। चौराहा, यहाँ 4 राहों के समूह का निर्माण हो रहा है। पंचमढ़ी, यहाँ पर 5 मढ़ियों का समूह का हो रहा है। और सप्ताह 7 दिनों का समूह, तो दिनों का समूह का निर्माण हो रहा है। पंचवटी, 5 वटों का समूह हो रहा है। दशानन, 10 मुखों का समूह है। तो क्या हुआ, इसको पहचानना क्या है, इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये होगा आपका द्विगु समास। अगला समास आपका आता है द्वंद्व समास। बहुत सीधा और सिंपल समास है द्वंद्व समास। अर्थात जिस समास में दोनों पद यानी पहला भी और दूसरा भी अपने आप में प्रधान होता है। अर्थात पूर्व पद ही प्रधान होगा और उत्तर पद ही प्रधान होगा, वहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। और इस समास में और अथवा या एवं लगता है। ठीक है, जैसे हमने देखा, जैसे हमने शब्द देखा माता पिता, ये शब्द लिखा है माता पिता। ठीक है, अब इसमें लिखा है माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। नदी नाले, नदी और नाले। तो इसमें देखिए, यहाँ पे और शब्द आया, यहाँ पे और शब्द आया, यहाँ पर या शब्द आया और यहाँ पर और शब्द आया। तो इसका पहचानना का क्या है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच और अथवा या एवं लगता है। ठीक है, दूसरी बात पहचानने की क्या है कि दोनों पदों के बीच जो आपका होता है योजक चिन्ह, अर्थात यह योजक चिन्ह लगता है। अगर किसी समास में यह चिन्ह लगा है तो भी आप उसको पहचान लोगे, क्योंकि ये द्वंद्व समास जो होता है आपके टच में ज़्यादा रहता है, इसलिए आप इसको पहचान सकते हैं। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। भाई बहन, भाई और बहन। रात दिन, रात और दिन। जितने आपके विलोम शब्द हैं, ठीक है, जितने विलोम शब्द हैं वो सब किसके उदाहरण होंगे, आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका समास होता है द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, पहला पद भी प्रधान होगा और दूसरा पद भी प्रधान होगा और दोनों पद और या अथवा एवं से जुड़े होते हैं और दोनों पदों के बीच में जो है आपका संबंध योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अब अगला समास आपका आता है, वो है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुव्रीहि समास आपको 3-4 समास में कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास क्या होता है कि 2 समास में वो कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसलिए उसको अच्छे समझते हैं। तो इसकी परिभाषा है क्या, देखिए, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात बहुव्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। क्या हुआ, बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, जबकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हमने एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका लंबोदर। ठीक है, यह लिखा है लंबोदर, अर्थात लंबा है उधर जिनका। किसको बोलते हैं हम, लंबोदर उसको बोलते हैं हम भगवान गणेश को। ठीक है, नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ जिनका, किसको बोलते हैं हम,
शिव जी को बोलते हैं। ठीक है, दशानन 10 सिर हैं जिसके, हम दशानन किसको बोलते हैं? हम दशानन रावण को बोलते हैं। ठीक है, तो पीताम्बर एक शब्द हम ले लेते हैं। पीताम्बर शब्द आपके सामने लाया है। पीताम्बर यानी अंबर यानी होता है वस्त्र, तो पीला है अंबर जिनका, किसको बोलते हैं हम? पीताम्बरधारी श्री कृष्ण को बोलते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं जिनकी, क्या शब्द आया आपके सामने? यह लिखा हमने चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात हम चतुर्भुज किसको बोलते हैं? हम चतुर्भुज बोलते हैं भगवान विष्णु को। तो ध्यान रखिए, बहुब्री समास में ना पहला पद प्रधान होगा ना ही दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। आगे समझ में, बहुब्री समास की पहचान ये होती है कि बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुब्री समास की पहचान होगी क्या? कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो ये आपके समास के 6 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। ठीक है, अब जो बहुब्री समास है, मैंने आपसे कहा कि बहुब्री समास आपको कुछ समासों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? चलिए हम देखते हैं कर्मधारय समास और बहुब्री समास में अंतर, क्योंकि ये जो बहुब्री समास जो है ना, आपको ये 3-4 जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए, कर्मधारय बहुब्री समास में अंतर में क्या होगा कि इसमें कर्मधारय समास में हम देखते हैं कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, लंबोदर यानी मोटे पेट वाला। तो कर्मधारय में क्या होगा? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुब्री समास में क्या होगा? बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ शब्द हमने लिखा, तो नीलकंठ जो है वो नीला है जो कंठ, या फिर नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। तो नीलकंठ शब्द शिव के लिए प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात लिखा हमने लंबोदर, तो लंबोदर में क्या लिखा है? लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश। तो ये क्या है? लंबोदर शब्द गणेश जी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नीलकंठ शब्द कर्मधारय समास भी है, बहुब्री समास भी है। लंबोदर शब्द जो है कर्मधारय समास भी है, बहुब्री समास भी है। ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर कर्मधारय समास आता है तो बहुब्री नहीं आएगा, और बहुब्री आता है तो कर्मधारय नहीं आएगा। और अगर ऑप्शन दोनों आते हैं तो फिर चूंकि नीलकंठ शब्द जो होता है वो ऑलरेडी भगवान शंकर के रूढ़ हो गया है, तो बहुब्री समास में होगा। तो ये आपके यहाँ कर्मधारय समास और बहुब्री समास में अंतर हो गया। एक अंतर आपको और आता है, एक शब्द आपको देखिए, वो है कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्री समास में अंतर। ठीक है, तो द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में आपको बताया था मैंने कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे हमने शब्द लिखा था चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या होता है? 4 भुजाओं का समूह, ये संख्यावाचक है। दशानन, दशानन यानी कि 10 आननों का समूह, आनन आता सिर, सिर यानी मुख, 10 मुखों का समूह। तो ये द्विगु समास है। लेकिन बहुब्री समास में पूरी वही आपसे मैंने कहा कि बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ये आपका बहुब्री समास होगा। तो शब्द लिखा हमने चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु। तो चतुर्भुज शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो चतुर्भुज शब्द विष्णु के लिए प्रयोग हुआ है। दशानन, दशानन शब्द हमने लिखा है, तो दशानन यानी क्या होता है? 10 आनन हैं जिसके, और दशानन किसको बोलते हैं हम? दशानन रावण को बोलते हैं। तो दशानन शब्द ऑलरेडी किसके लिए प्रयोग हुआ है? रावण के लिए प्रयोग हुआ है। और ये चतुर्भुज जो शब्द है ये भगवान विष्णु के लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए चतुर्भुज और दशानन शब्द जो है वह बहुब्री समास होते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से आए तो द्विगु समास है, इसमें भी होगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते हैं, आप ध्यान रखें इस चीज़ का, पहचानने तरीका ध्यान रखें। तो बहुब्री समास में 2 समास कंफ्यूज होते हैं, एक द्विगु समास भी होता है, एक बहुब्री समास भी
होता है, द्विगु समास होता है और कर्मधारय समास होता है, दोनों में अंतर आपको हमने बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समास का चैप्टर है वो हो जाता है, क्लोज हो जाता है। आपको समझ में आया होगा, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए।